नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जनवरी 2025 का जो अंक है, जिसमें कि नवंबर माह की जो समसामयिक मुद्दे हैं उनका एक साथ जो है संकलन है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसमें जो सेक्शंस हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपके लिए आसानी रहे। तो उसी क्रम में आज हम जो भारतीय न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दे हैं, नवंबर माह में कोई बड़ा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जो समसामयिक मुद्दे हैं नवंबर माह के, उनको वीडियो शुरू करूं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपके पास समय समय पर आता रहे। इस चैनल पर करंट अफेयर्स के अलावा यूपी स्पेशल, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके जो है वीडियो रेगुलर रूप से अपलोड किए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ही दिनों में, करीब एक हफ्ते के बाद, हम पॉलिटी भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए जो समसामयिक मुद्दे हैं वो। तो इसमें जो सबसे पहला मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से बरकरार रखा है, पूरा नहीं बरकरार रखा है। और ये पुष्ट किया कि राज्य सरकार उत्कृष्टता के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मदरसा शिक्षा को विनियमित कर सकती है। अर्थात सब कुछ उनके हाथों में नहीं है, सरकार जो है उसको हस्तक्षेप करेगी। ये केस क्या था? अंजुम कादरी वर्सेस भारत संघ व अन्य। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे पंथ निरपेक्षता मूल सिद्धांत तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 21A का उल्लंघन का कारण मानकर रद्द कर दिया था। इसके अलावा ये भी पाया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये उच्च न्यायालय ने, कि ये जो यूजीसी है, ये अधिनियम 1956 की जो धारा 22 के भी ये विपरीत है। क्या? मदरसा बोर्ड अधिनियम। क्यों? क्योंकि जो यूजीसी जिन डिग्रियों को दे रहा है उसी के पैरेलल ये भी जो है बिना यूजीसी से मान्यता लिए हुए उसी स्तर की डिग्रियां ये दे रहे थे। ये जो यूजीसी की धारा 22 है, इसमें प्रावधान है कि यूजीसी अधिनियम के तहत जो परिभाषित संस्थान है उसके अलावा किसी अन्य संस्थान द्वारा जो है कोई डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन ये फाजिल कामिल जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बना रहे थे लोगों को। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानून उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों जो समुदाय है उनके हितों की रक्षा करता है। न्यायालय ने मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 के तहत कामिल अर्थात जो पीजी लेवल का पाठ्यक्रम है और फाजिल अर्थात जो रिसर्च हो रही है, इस तरह के उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अर्थात ये जो कामिल और फाजिल है ये सब फर्जी है। इनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्रावधान है उनके साथ उनका प्रत्यक्ष टकराव है। इस बात पर गौर करते हुए कि अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक या पंथ निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसा स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसको विनियमित भी करेगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। तो मित्रों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है कि पहला कथन है अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देते हैं। और अनुच्छेद 30(1) में दूसरा जो कथन है कि अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 द्वारा अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का भी गठन किया गया था। अर्थात जो कथन 1 और कथन 2 हैं, क्या ये दोनों सही है? हाँ, सही है। और
ये इसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है कि जो संविधान ने इनको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को क्रियान्वित कौन करेगा, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग जो है करेगा। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। अर्थात संविधान ने अधिकार दिया और उन अधिकारों को क्रियान्वयन कौन करेगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग करेगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं है। 5 नवंबर 2024 को प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से निर्णय दिया कि नागरिकों की प्रत्येक निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सरकार द्वारा आम भलाई के लिए अधिकृत नहीं कर सकती है। इसमें था क्या कि कहा कि सभी निजी संपत्तियों को भारतीय संविधान की धारा 39 खा के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अर्थात सरकार जो चाहे तो समुदाय के लिए जरूरी है यह कहकर हर व्यक्ति की संपत्ति को जो है एक्वायर नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है कर्नाटक राज्य बनाम रघुनाथ रेड्डी 1978 का मामला है, और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसमें जो है जो पहले मामले दिए गए थे वो खारिज कर दिए गए और कहा कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संस्थान माना जा सकता है। ये इन दोनों केस में कहा गया था कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संस्थान माना जा सकता है, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की जो संवैधानिक पीठ है, जो सबसे बड़ी पीठ होती है, उसने इन सब फैसलों को पलट दिया है और इस बात पर जोर दिया कि सरकारों को एक निश्चित आर्थिक सिद्धांत लागू करने के बजाय बदलती जरूरतों के अनुसार आर्थिक नीतियों को अनुकूलित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अर्थात अगर कोई एक नियम स्टैब्लिश हो गया है तो वही हर जगह लागू नहीं होगा, मतलब एक ही चाबी हर ताले में नहीं लगाते रहोगे, हर नियम को अलग तरीके से हर केस को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला क्या था कि मुंबई में जो है कुछ निजी स्वामित्व वाली जीर्ण शीर्ण इमारतें थी, सरकार उनका अधिग्रहण कर रही थी। आप जानते हैं कि मुंबई में जो प्रॉपर्टी है उनके जो दाम है वो समझ लीजिए पेरिस और न्यूयॉर्क उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, और उसमें अगर कोई जीर्ण शीर्ण इमारत है अर्थात कोई ऐसी इमारत है जो कमजोर है या पुरानी है तो सरकार उसका ऐसे जबरदस्ती अधिग्रहण किया ले रही थी। और होती क्या कि अधिग्रहण करके वो किसी जो महत्वपूर्ण आदमी है उसको लीज पे दे देती है। तो सर इससे संबंधित जो है ये मुकदमा था। इस कानून में भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 घ को लागू करने का दावा किया था। किसने किया था? सरकार ने किया था। और बंबई उच्च न्यायालय ने 1991 में इस कानून के पक्ष में फैसला दिया था। ये 39 खा जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और ये राज्य को अधिकार देते हैं कि संसाधनों के स्वामित्व को नियंत्रित और वितरित करने के लिए जो है ये जो सामान्य हित में है वो फैसला ले। इसके तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या समुदाय के लिए धन सृजित करने हेतु सार्वजनिक या निजी संसाधन शामिल हो सकते हैं। वही बात कि उसको लेकर के उससे धन सृजित करते और बताते कि हम जनता की भलाई के लिए लगा रहे हैं। तो निजी संस्थानों को राष्ट्रीयकरण, अधिग्रहण, कानून के संचालन, राज्य द्वारा खरीद और मालिक के दान जैसे तरीकों से ही समुदाय के भौतिक संसाधनों में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही बात कही कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी निजी जो है उसको अगर आपको समुदाय के लिए चाहिए तो आप उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे जैसे बैंकों का किया गया, या उसका अधिग्रहण करिए, एक्वायर करिए, 5 गुना कीमत दीजिए, या जो कानून का रास्ता है या खरीद लीजिए, या मालिक से कहिए कि वो दान दे दे उसको डरा धमका के। इस तरीके से आप उस संपत्ति को ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते बस सीधे कि हमको राज्य के लिए चाहिए, बहुत समाज के लिए। 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 41 ग को संविधान में सम्मिलित किया गया है। यह जो है अनुच्छेद 39 ख और ग को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन के कारण चुनौती दिए जाने से बचाता है।
अर्थात जो अनुच्छेद 14 या 19 जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उसको जो है ये 39 गा और खा के माध्यम से उसको सुपरसीड कर दिया जाता है। अगला देखते हैं, पीएमएलए के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रवर्तन निदेशालय बनाम विभू प्रसाद आचार्य, इस मामले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) जिसके तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है, और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत धन शोधन के मामलों पर भी लागू होती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर आपको अगर कोई भी मुकदमा चलाना है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है, तो ये जरूरी है कि उसकी अनुमति ली जाए। किससे अनुमति ली जाए? नियोक्ता से अनुमति ली जाए। और ये जो मामला है ये केवल आपराधिक कानूनों पे ही नहीं है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस हैं आर्थिक अपराध के, उनमें भी ये लागू होता है। तो हुआ क्या है, न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह, इन्होंने क्या किया है कि पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों विभू प्रसाद आचार्य व आदित्यनाथ दास, इनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था ये रद्द करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले ने ईडी के खिलाफ आदेश दिया था कि इन लोगों को जो आपने गिरफ्तार किया है, इनके खिलाफ जो मुकदमा चलाया है वो कानून के अनुसार नहीं चलाया है। और पीठ ने कहा कि दोनों पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अवैध घोषित हो जाती है। इसके जवाब में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि विभू प्रसाद आचार्य ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ साजिश करके इंदू टेक्जन प्राइवेट लिमिटेड को विशेष आर्थिक परियोजना के लिए 250 एकड़ जमीन अवैध रूप से आवंटित की थी। ये कहना है ईडी का। ईडी का कहना है कि जो ये विभू प्रसाद आचार्य हैं ये मुख्यमंत्री से मिले हुए थे भ्रष्टाचार के मामले में। तो जब मुख्यमंत्री के साथ आप मिले हुए हो तो अनुमति देगा कौन? कि आचार्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के भी आरोप लगे थे। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील को खारिज करते हुए कहा कि दोनों प्रतिवादी सिविल सेवक हैं और धारा 197 की शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए ये जो है धारा दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी की धारा 197 को अनुप्रयोग को सुदृढ़ किया है। किसने? ये जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने। इसमें धारा 197 में कहा क्या गया है, वो ये कहा गया है कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई अभियोजन सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं आगे बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के से भी मेल खाता है। अर्थात आप सीआरपीसी के तहत मुकदमा कर रहे हैं और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि ये सब जो है सब बेकार है और सब रद्द कर दिया। इसमें जो है सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा जो ये है संहिता, और लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में भी यह व्यवस्था है कि जांच को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से किया जाए और लोक प्रशासन के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखा जाए। अब ये जो धन शोधन निवारण अधिनियम जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये अधिनियम है क्या? तो मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपराधिक आय को छिपाने, अपराध की आय को अपने पास रखने तथा अपराध की आय को अर्जित करने संबंधी ऐसी सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये है जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि धन शोधन निवारण अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 धन शोधन को रोकने, धन शोधन से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने संबंधी एक व्यापक कानून है। बिल्कुल सही है। इसका कार्यान्वयन गृह मंत्रालय करता है, ये तो गलत लग रहा है। इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय करेगा। ईडी जो है वित्त मंत्रालय के अधीन होती है। तो इसका केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाता है।
आइए अगला देखते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान के मुद्दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल ये सब जो केस चल रहा था, इसमें 4-3-1 के बहुमत से जो है जो संवैधानिक पीठ है उसने किसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं समाप्त हो जाता कि वो कानून के द्वारा सृजित है, इस आधार पर उसका अल्पसंख्यक दर्जा नहीं समाप्त होगा। इस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एस अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले में 1976 का जो फैसला है उसको पलट दिया, जो अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा है वो देने से इनकार करता था। ये अजीज बासा बनाम भारत सरकार का मामला जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित है और न ही उनके द्वारा प्रशासित है। यह एएमयू अधिनियम 1920 के माध्यम से संस्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके पश्चात संसद ने एएमयू संशोधन अधिनियम 1981 पारित किया और उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मामला चला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है 2006 में एएमयू के अल्पसंख्यक के दर्जे को रद्द कर दिया गया, जिसे बाद में 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तो ये माना गया कि भविष्य में न्यायालय की नियमित पीठ वर्तमान मामले में बहुमत के फैसले के आधार पर यह तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है कि नहीं। इस बीच हुआ क्या कि विश्वविद्यालय की 2005 की आरक्षण नीति पर रोक लगा दी गई और यह तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता। जो संविधान का अनुच्छेद 30(1) है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार देता है। वहीं पर जो 30(2) है वो कहता है कि राज्य को सभी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में समान व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे उनकी अल्पसंख्यक स्थिति कुछ भी हो। ऐसे संस्थानों को अन्य संस्थानों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई है। कैसे? अल्पसंख्यक संस्थानों को, और वो अपने समुदाय के छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित करते हैं। अर्थात अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय का जो दर्जा प्राप्त है तो जरूरी नहीं है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दें प्रवेश में या नियुक्तियों में, लेकिन वो अपने समुदाय के लिए 50% तक आरक्षित कर सकते हैं। ये जो अधिनियम है ये संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा एक और पुराना मुकदमा है टीएमआई पाई फाउंडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अल्पसंख्यक का दर्जा राष्ट्रीय जनसंख्या के बजाय राज्य की जो जनसंख्यीय संरचना है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यौन उत्पीड़न का मामला समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। यह 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिद्वंदी पक्षों के बीच समझौता होने की स्थिति में यौन उत्पीड़न का मामला बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के मामले समाज के खिलाफ अपराध हैं, वो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। अदालत की जो टिप्पणी आई है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश को खारिज करते हुए कहा गया है कि इसमें राजस्थान के सवाई माधोपुर जिलों में एक स्कूल में 16 वर्षीय लड़की के साथ एक जो शिक्षक है उसने यौन उत्पीड़न किया था, जिसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राथमिकी और आगे की सभी कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए निर्धारित कानून को गलत तरीके से पढ़ा। न्यायालय ने मध्य प्रदेश बनाम लक्ष्मी नारायण मामले का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि समाज के खिलाफ अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है। इसका संज्ञान किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने लिया। और इसी प्रकार एक और मामला था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनील रैकवार बनाम राज्य अन्य मामले में निर्णय को भी स्वीकृत के साथ उद्धृत किया, जिसमें कहा गया कि पॉक्सो अधिनियम के अपराध को समाधान की अनुमति नहीं मिल सकती, क्योंकि लड़की 16 साल की है तो पॉक्सो में भी मुकदमा चलेगा।
और ये अनुच्छेद 136 जो है संविधान का, वो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा पारित अथवा बनाए गए निर्णय, आदेश, डिक्री के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। और देखते हैं पॉक्सो अधिनियम में क्या है 2012 में। ये एक लिंग तटस्थ कानून है जो बाल सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधियों को दंडित करता है, और ये बाल यौन शोषण से निपटने में अत्यंत प्रभावी है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उनकी जगह पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक फैसले में कहा कि दिव्यांगता तभी तक त्रासदी है जब तक समाज दिव्यांगों को उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करने में विफल रहे। यह केस था राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पुष्टि की कि पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का विकलांग व्यक्तियों का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। यह निर्णय, जो नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विकलांगता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पर आधारित है। अध्ययन में जमीनी स्थिति का आकलन किया गया था और दिव्यांगों के लिए सुलभता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए सिफारिश की गई थी। न्यायालय ने पाया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम में कुछ पहलू जो सुगम्यता मानकों को निर्धारित करते हैं वो स्वभाव से अनिवार्य नहीं है, जिसके कारण जमीनी स्तर पर उनका जो अनुपालन है वो हो नहीं पाता है। और सरकार ने कहा कि अगले 3 महीने में ये अनिवार्य मानकों के साथ नियम जारी किए जाएं। न्यायालय ने सरकार से कहा कि सार्वभौमिक प्रकृति के सार्वजनिक और निजी संस्थान सेवाओं और उत्पाद के निर्माण को सक्षम बनाए, जिससे उनका उपयोग हर कोई कर सके, चाहे उनकी क्षमता, आयु और स्थिति कुछ भी हो। भारत में लागू किया दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन के अनुसार जो है वो लागू होता है। सरकार की जो सुगम्य भारत अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, परिवहन, सार्वजनिक स्थानों में बाधा मुक्त वातावरण बनाना है, ताकि सभी के लिए ये जो है पहुंच सुनिश्चित की जा सके, और विशेषकर दिव्यांगों के लिए। तो मित्रों, जो राष्ट्रीय मुद्दे में जो न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो इसमें मोस्टली सभी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे वो थे, और उसके कारण सरकार के जो घटक हैं, जो विभाग हैं, मंत्री हैं, या तो एक्शन लेंगे अगर कुछ ऑर्डर किया गया है, या कुछ अगर दिशा निर्देश दिए गए तो उन पर नीतियां बनाएंगे। तो ये सभी जो हैं ये परीक्षा उपयोगी हो जाते हैं। और मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।